जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है वर्ण, उसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। और लास्ट में मैंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे हैं जो कि वर्ष 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के एग्ज़ामों तक यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए इस टॉपिक से। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय बर्बाद किए हुए। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, वर्ण क्या होते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। लेटर मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। वर्ड मिलके क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस मिलके क्या बनाता है? एक स्टोरी, एक कहानी बनाता है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हिंदी में क्या होता है, जो वर्ण होते हैं ना, वो वर्ण मिलके क्या बनाते हैं? आपके एक शब्द बनाते हैं। और शब्द मिलके क्या बनाते हैं? आपका एक वाक्य बनाते हैं। और वाक्य मिलके क्या बनाता है? आपका एक बहुत अच्छा स्टोरी या फिर कहानी बनाता है। ठीक वैसे ही आप कह सकते हो कि हिंदी का जो सबसे छोटा इकाई होता है या छोटा जो रूप होता है उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से अभी समझेंगे। आइए समझते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण कहा जाता है। यानी समझिए, हिंदी भाषा में जो सबसे छोटा चीज़ होगा वो वर्ण होगा। ठीक है, जैसे अ, आ, क हलंत, ख हलंत। देखिए यहाँ पे जो क है ना, क के नीचे आप देखिएगा यहाँ पे तो हलंत लगा है। ये जो नीचे जो डंडा लगा है ना, इसको हलंत कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जैसे क लिखा है ना, तो इसका अर्थ होगा क्या? आधा क होगा ये। ठीक है, यहाँ नीचे ख लिखा है तो ख के नीचे देखिएगा हलंत लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? आधा ख होगा। जहाँ जहाँ हलंत लग जाएगा वो आधा ख लिखा जा सकता है, या फिर कोई भी वर्ण हो। ठीक है, बस स्वर वर्ण के साथ ये हलंत नहीं लगते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण के साथ लगते हैं। अभी आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और सामान्यतः हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक तो स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। और दोनों वर्णों के 3-3 प्रकार होते हैं। आइए कैसे मैं बताता हूँ। तो देखिए, स्वर वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर के एक और नाम है जिसे हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं या फिर लघु स्वर भी कहते हैं। और व्यंजन वर्ण के प्रकार देखें तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये सभी प्रकार होते हैं व्यंजन वर्ण के। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि वह स्वर वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और आगे समझते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे समझाया गया है बहुत विस्तार तरीके से। आइए बात करते हैं। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? तो देखिए, कोई भी आप अनार वाला जो भी लिखिए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब जो भी आप लिखते हैं, इन सब को क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। इनमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? इनमें स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ, औ। ये आपके होते हैं 11 स्वर वर्णों की संख्या। ठीक है, इनके उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता नहीं होती है। आइए इसके बारे में और भी हम लोग जानते हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, स्वर वर्ण 3 प्रकार के। कौन कौन से? लघु स्वर, या फिर उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर का तो कोई आपका इसमें योगदान नहीं है हिंदी भाषा में, लेकिन उसका ज़्यादातर इस्तेमाल संस्कृत में होता है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे। तो हम लोग समझते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर का अर्थ ये है ना कि इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर का अर्थ ये होता है कि उसे बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से अधिक। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे हम लोग इसको ह्रस्व स्वर के लिए? वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है और लघु स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 ही होते हैं जो आपके ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जिनको बोलने में कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, लेकिन जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगे उसको क्या कहा जाएगा? दीर्घ स्वर कहा जाएगा। तो आइए बात करते हैं। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी जैसे आप बोलिए तो कम समय लगा, आ बोल रहा हूँ तो ज़्यादा समय लगा, छोटी ई बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा कम इस पे जोड़ दीजिए, ई हो गया। और बड़ी ई बोल रहा हूँ तो ई बोल रहा हूँ। ठीक है,
छोटा ऊ बोल रहा हूँ तो इसमें कम समय लग रहा है, लेकिन ऊ बड़ा ऊ बोल रहा हूँ तो ऊ आ रहा है। मतलब ऐसे आप तात्पर्य निकाल सकते हैं दोनों में, ठीक है? और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, ठीक है? बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, ओ, औ। ये आपके 7 होते हैं कौन? दीर्घ स्वर। तो इन्हें आप याद रखिएगा। अभी हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हमें बहुत सहायता प्रदान मिलेगा इससे। आइए आगे हम लोग और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न ये बनता है आप में से कि सर अम, अनुस्वार कहाँ गया और विसर्ग कहाँ गया? तो उसके लिए भी मैंने लिखा है नीचे, अभी सब्र कीजिए। आइए नीचे जो अ से अंगूर जो होता है उस पे जो बिंदु लगा होता है, उस तरह के जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे अ लिखा हुआ है उसके ऊपर बिंदु लगा है, तो इसको अन हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हिंदी में नहीं होगा। उसको वहाँ पे कहा जाएगा अनुस्वार। अगर किसी वर्ण के ऊपर ऐसा बिंदु लगा हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अनुस्वार कहा जाएगा। और किसी वर्ण के लास्ट में 2 बिंदु लगा हो ऐसे, ठीक है? तो उसको क्या कहा जाएगा? विसर्ग कहा जाएगा। लेकिन विसर्ग का अर्थ यही होगा, ह ही होता है, लेकिन विसर्ग उसको कहा जाएगा, याद रखना है। और जब जो अन है, जो अन यानी ये जो है बिंदु वाला, जो जिसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार, और विसर्ग दोनों अगर साथ में आ जाएँ तो उसे अयोगवाह कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है? और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि हलंत का अर्थ क्या होता है? तो हलंत का अर्थ क्या होता है? हलंत का अर्थ होता है आधा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है और नीचे नीचे डंडा लगा हुआ है। तो ये डंडा जो कहलाता है हमारा, ये हलंत कहलाता है। हलंत का अर्थ होता है आधा, ठीक है? जैसे अब ये यहाँ पे च जो हलंत लग गया तो इसका मतलब क्या है? च ऐसे लिखाएगा, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को थोड़ा गौर से समझें और आगे समझते रहिए। चलते हैं आगे की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग का है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? बिल्कुल आसान है। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है? 33 होती है कि कौन कौन से? क हलंत, ख हलंत, ग, घ, अंग, च, छ, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाविशो, मूर्धन्यशो, दंतिशो, ह। अब आपका प्रश्न रहा कि सर इसमें त्र और ज्ञ कहाँ है? तो वो भी मैं बात करूँगा लास्ट में, लेकिन अभी इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपके प्रश्न पूछे पेपर में कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा आप लोग कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन, और दोनों के 3-3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होंगे? यहाँ पे 3 होंगे। कौन-कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्पर्श व्यंजन और तीसरा जो होता है ऊष्म व्यंजन। इन तीनों को हम काफ़ी विस्तार से समझेंगे अभी। आइए समझते हैं। ये जो पूरा क लिखा गया है ना, ये व्यंजन वर्ण है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आधा क लिखा गया है, इसमें देखिए किसका सहायता लिया गया? अ का। आप जब बोलते हैं क, तो लास्ट में देखिए आ रहा है क्या आपका? स्वर वर्ण आ रहा है। इसी तरह आप ख बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। जब आप खा बोलेंगे तो देखिए इसमें आ की मात्रा है। जब आप खी बोलेंगे तो इसमें छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को ही कहा जा सकता है, जो ये पहला वाला अक्षर ये व्यंजन वर्ण है और ये जो स्वर वर्ण है, और दोनों को जो मिला कर लिखा गया है, ये व्यंजन वर्ण लिखा गया है, ठीक है? तो इन चीज़ों का आप याद रखिए और अच्छे से समझते जाइए। और जो नीचे यहाँ पे क के नीचे जो लगा है डंडा, इसे हलंत कहा जाएगा। और ख में भी जो डंडा लगा है यहाँ पे नीचे, इसको क्या कहा जाएगा? हलंत कहा जाएगा। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? क हलंत जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा? क होता है हमारा, इतना याद रखिएगा, ठीक है? अगर वही कहीं ऐसे आपका लिख दे पेपर में क हलंत जोड़ छोटी ई, तो ये क्या हो जाएगा? की हो जाएगा आपका, ठीक है? इन सब तथ्यों को भी याद रखें और समझते रहें। आइए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए स्पर्श का अर्थ होता है छूना, ठीक है? जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं अपने मुंह से या जुबान से, तो हमारे मुंह के हर एक अंग को छूता है। आइए कैसे समझाता हूँ। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ या ओष्ठ को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है आप समझ गए होंगे कि जब हम लोग मुंह से बोलते हैं तो हमारा मुंह जो होता है वो क्या करता है, कभी आवाज़ कंठ से निकलता है, कभी जो आवाज़ है हमारा या जीभ जो है हमारा तालू के पास जाता है, कभी मूर्धा के पास जाता है, कभी दांत के पास जाता है, तो कभी ऊँट के पास जाता है।
और उन्हीं सब व्यंजनों को जहाँ-जहाँ ये जब जाते हैं तो उन्हीं व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 25 होती है। देखिए कंठ क्या होता है? जैसे आप क बोलिए, देखिए क बोल के कहाँ से आवाज़ आ रहा है? क, तो ये नीचे से आपका आवाज़ आ रहा है गर्दन के आस-पास से, ठीक है? तो वहाँ पे कंठ होता है और तालु क्या होते हैं? तो तालु आप ध्यान दीजिए जैसे आपका ये जो जीभ है, जीभ के ठीक ऊपर वाला हिस्सा देखिए, जीभ का जो ठीक ऊपर वाला हिस्सा है, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। जीभ के जो ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है, यू आकार का जैसा जो बना है ये, वो तालु होता है और मूर्धा क्या होता है? तो जो आप तालु है ना, तालु के आगे वाला जो मसूड़ा है ना, दाँत का आपका जो मसूड़ा, दाँत के पीछे वाला, वो तालु होता है। दाँत क्या होता है? दाँत को दंत यानी दाँत से जो बोले जाते हैं, जैसे प बोलकर प नहीं त बोल के देखिए, थ बोलकर देखिए, द बोलकर देखिए, दाँतों से ही आवाज़ इसका जीभ की सहायता से आता है। और ओष्ठ क्या होते हैं? ओष्ठ जैसे जो बोलते वक़्त मुँह ओंठ को छुए, ठीक है? जैसे आप प बोलिए, फ बोलिए, ब बोलिए, तो ये सब क्या है? ओठ से बोले जाते हैं और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इनकी होती है स्पर्श कितनी होती है? 25 होती है। आइए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कौन-कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसके बारे में हम लोग कौन-कौन होते हैं। देखिए, पहला जो होता है यहाँ 25 हम लोग बात किए थे ना, तो 25 कौन-कौन से देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है? और च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी देखा जाए तो यूँ कह सकते हैं आप कि क से लेके म तक जितने भी वर्ण होते हैं ना, क से लेके म तक जितने भी वर्ण होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वो बहुत आसान है, ऐसे कह सकते हो। देखो, अगर क वर्ण आ रहा है ना, तो क वर्ण का जो मुखिया होगा या फिर प्रधान हो सकता है, वो क कहलाएगा, उसे कवर कहेंगे। च रहेगा तो उसका प्रधान क्या होगा? चवर होगा, ठीक है? ट वर्ग रहेगा तो उसका प्रधान कौन होगा? ट होगा। त आएगा तो उसका प्रधान कौन होगा? तवर होगा, ठीक है? प वर्ग होगा तो उसमें प्रधान कौन होगा? प, इसलिए इसे परवर्ग कहा जाता है। और देखिए, बहुत आसान है इसको याद करना। क वर्गों का जो उच्चारण होता है, क जो वर्ग है उसका उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। कंठ जो नीचे होते हैं, अभी मैं आपको समझाऊँगा इमेज की सहायता से, ठीक है? और तालु देखो, च वर्ग जो होता है वो किसके उच्चारण से होता है? वो तालु से होता है उसका उच्चारण। उच्चारण का मतलब होता है जहाँ से आपका आवाज़ आना प्रारंभ करता है, ठीक है? या जीभ जहाँ जिस अंग को छूता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्धा लिखा हुआ है, तो ट वर्ग का जितना भी उच्चारण होता है वो किससे होता है? मूर्धा से होता है। ये मूर्धा क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको बताया था, जीभ के ऊपर जाइए तो वो तालु मिलेगा और तालु के आगे वाला हिस्सा पे जाइएगा राइट साइड आगे की तरफ, तो वहाँ पे मिलेगा आपका मूर्धा, ठीक है? मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण होता है और दाँत से या दंत से किस वर्ग का उच्चारण होता है? त वर्ग से। और प का जो होता है किस वर्ग से होता है या किस उच्चारण स्थान से होता है? तो ऊँट से होता है या होंठ से। ऊँट ऊँट कहिए, ओष्ठ कहिए या होठों कहिए, वो भी एक ही बात है, ठीक है? आप बोल कर इनको आप देख सकते हैं कैसे-कैसे कौन क्या बोले जा रहे हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग और समझते हैं। ध्यान दीजिए, आगे हम लोग और समझते हैं विस्तार से। अब देखिए, इसके बाद क्या है हम लोगों का अंत अस्त व्यंजन है। अंत अस्त व्यंजन क्या होता है? देखिए, अंत अस्त का अर्थ होता है अंत, ठीक है? और अस्त का अर्थ क्या है? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब क्या होता है, जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, जैसे अंत अस्त व्यंजन का, तो उच्चारण करते समय क्या होता है? उनका आवाज़ लास्ट में मुँह के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है? या फिर यूँ कह सकते हैं य, र, ल, व को अंत अस्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है? आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? उच्चारण के समय जो व्यंजन मुँह के ही भीतर रहें, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतअस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। य, अब बोल के देखिए कहाँ पे इसका मतलब ये बोली जो है में मुँह के ही अंदर रह जा रहा है लास्ट में। य, र, ल, व। ये सब जितने भी होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अंतअस्थ व्यंजन कहा जाता है। और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व। इसे आप लोग याद रखिएगा, संख्या इनकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद है हम लोग का एक ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा मुँह के विभिन्न भागों से टकराए, उसे साँस लेते समय गर्मी पैदा करे। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुँह के विभिन्न भागों से टकराए और साँस में गर्मी पैदा करे, उसे ऊष्म कहते हैं। देखिए, ऊष्म का ही अर्थ होता है गर्म, ठीक है? जब आप भी संख्या 4 ही होती है, ठीक है? जैसा य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन की थी, वैसे ही इसका भी संख्या कितना होता है? 4। तो ये ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तो जैसे बोल सकते हैं आप, जब वर्णों का उच्चारण होता है ना,
तो क्या होता है उसके जो भी वर्ण होते हैं मुँह में ही क्या होता है मुँह के अलग-अलग अंगों के से टकराते हैं और क्या होते हैं वो गर्मी पैदा करते हैं यानी आग की तरह आवाज़ निकालते हैं। इससे मैं आपको समझाता हूँ देखिए, जैसे य, र, ल, व, तलाबिश ये सब जो थे क्या थे? य, र, ल, व ये जो थे आपके ये मुँह के अंदर ही रह जाते थे और इनसे ठंडक थोड़ा महसूस होती थी। जबकि ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, जब आप बोलते हो तो लास्ट में देखिएगा कि आपके मुँह से या मुँह के अंगों से क्या होगा गर्मी पैदा होगी। तो इन्हें क्या पढ़ेंगे? तलाबिश हो, मूर्धनी ष, दंटी स और ह। यानी ऊष्म व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 और इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे जब आप बोलकर देखिए ह, लास्ट में आपके जो देखिए ह का जो उच्चारण हटा रहा है कंठ से आ रहा है, लेकिन इसका लास्ट में आवाज़ देखिए तो आपके मुँह में थोड़ा-सा गर्मी उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है? आइए और भी हम लोग इसके बारे में समझते हैं आगे, आइए। अब अगला क्या है हमारा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। तो वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी जो स्वर वर्ण थे और व्यंजन वर्ण थे, स्वर वर्णों की संख्या कितनी थी? 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी थी? कितना था? 33। तो 11 और प्लस 33 कितने होते हैं? 44। तो अगर आपके पेपर में पूछ दे कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं तो 44 याद रखिएगा, 44 याद रखिएगा। लेकिन कंपटीशन के परीक्षाओं में वहाँ पे 52 होते हैं, ठीक है? 2020 या 23 के एग्जामों में ऐसा पूछा गया था, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो देखिए स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ, औ। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा और इन्हें आप कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद एक और ही प्रकार का व्यंजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है जो 2 प्रकार के व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आइए देखिए किसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या 4 होती है। आइए कौन-कौन से? जैसे आप देखे होंगे छ छत्रिय आप लोग देखे होंगे ना? कई बार ऐसे क्या होते हैं छ छत्रिय जैसे आप देखिए यहाँ पे छ छत्रिय लिखा हुआ है। छ छत्रिय किन-किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? क, हलंत और श से मिलकर बना होता है, ठीक है? और उसी तरह आपका जो त होता है, त किन-किन चीज़ों से मिलकर बनता है? त्र जो होता है, त्र किन-किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? त्र जो होता है आपके 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, त वर्ण से और प्लस र वर्ण से मिलकर बना होता है। और इसी तरह आपका ये जो है य जो होता है वो 2 प्रकार के वर्णों से मिलकर बना होता है जिसे ज, हलंत और ञ कहते हैं हम लोग, ठीक है? उसी तरह जो श्रवण कुमार जो लिखा होता है इसमें जो स होता है वो स, तालाब श और प्लस र से मिलकर बना होता है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये सब कई बार पूछे गए हैं। आइए आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा देख लें। देखिए वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें मुंह के अलग-अलग हिस्सों का सहायता लेना पड़ता है। उच्चारण का अर्थ होता है बोलने के लिए, जहाँ से हम लोग ऊँची आवाज़ों में या शब्दों से बोलते हैं। तो देखिए, पहला तो हम लोग का आता है कि सर कंठ क्या होते हैं? तो कंठ आपके गले में देखिए जहाँ से ये आवाज़ आ रहा है ना, जैसे आप बोलिए क, वो कंठ होते हैं, ठीक है? तालु क्या होते हैं? तो तालु मैंने फिर आपसे समझाया था, जैसे आपका ये जीभ है यहाँ पे, तो जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, जैसे यू आकार का जैसे ऐसे होता है यू आकार का, ये वाला आपका तालु होगा। और यहाँ पे देखिए जो यू आकार होता है ना, यहाँ पे दाँतें होती है, ठीक है? और इन दाँतों का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, जैसे तालु के आगे वाला हिस्सा, वो क्या कहलाता है आपका क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। दंत क्या होते हैं? दाँत को कहा जाता है। नासिक क्या होते हैं? देखिए नासिक यानी जो होता है जो नाक और मुँह दोनों की सहायता से बोले जाएँ, नाक और मुँह दोनों की सहायता से बोले उसे नासिक कहा जाता है, इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक है? अभी मैं बताऊँगा उसके बारे में। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओठ का अर्थ, ओठ भी देख सकते हैं यहाँ पे, ओठ देखिए यहाँ पे, वोंठ। ओठ देखिए तो यहाँ पे ओठ क्या होते हैं? ओष्ठ जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे ओठ से जो आवाज़ निकले, जैसे प, फ, ब ये सब जो ओठ से निकल रहे हैं, या ओ जो आप बोल रहे हैं देखिए ओठ से आवाज़ आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे, ठीक है? तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए आगे अब हम लोग समझते हैं कुछ इस कैसे-कैसे किन वर्णों का उच्चारण होता है। स्थान के बारे में हम लोग समझते हैं, जो परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे आप छोड़ नहीं सकते। आइए, तो देखिए कंठ से कौन-कौन से स्वर ऐसे हैं जिनकी उच्चारण होती है और व्यंजन कौन-कौन से हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो और आ, ये 2 ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। बोल कर देख सकते हैं आ, ये इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। ठीक वैसे व्यंजनों में क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, यानी इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, याद रखिएगा, ठीक है? और ह और विसर्ग जो होता है, विसर्ग जो ह इसे भी पढ़ा जाता है, इन दोनों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो कंठ से कौन-कौन से बोले जाते हैं? ये ऊपर वाले लाइन आप लिख सकते हैं, कंठ से बोलने वाले हिस्से हैं। इसे आप पढ़ के या देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो होते हैं तालु।
तालु से कौन कौन से स्वर और व्यंजनों की उच्चारण होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। छोटी ई, बड़ी ई, ई दोनों का उच्चारण आप करके देखिए, तालु से जाकर आपका जीभ सटेगा, ठीक है। उसके साथ साथ च वर्ग जितने हैं ना, च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। इसके साथ साथ आपके जो भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं जैसे य और तलाव शो, इन सब दोनों में से ये तो उसमें है, लेकिन दोनों में देखिएगा जब आप बोल कर देखेंगे तो दोनों का उच्चारण कहाँ जाएगा, तालु में जाएगा, ठीक है। तो य और तलावशो का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, वो है तालु है, याद रखिएगा। इसके बाद है मूर्धा। मूर्धा में कौन कौन से स्वर वर्णों के उच्चारण होते हैं, री का होता है, ठीक है। जो एक छोटा री होता है, एक बड़ा री, ये संस्कृत का शब्द से है, ठीक है। इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। री जो जितने भी री होते हैं इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, इन सब का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। और ट वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान क्या होता है, पूरा मूर्धा होता है। और साथ ही साथ र का और दंटिसों का, इन सब का जो होता है क्या होता है, उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। र बोल के आप देखिए तो जाकर देखिए जीभ आपका कहाँ जाकर सट रहा है, मसूड़ा के पीछे वाला हिस्सा में, यानी तालु के आगे वाले हिस्से में सट रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दंत से कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान होता है दंत। दंत का अर्थ होता है दांत। तो देखिए ये संस्कृत के शब्द मैंने ले लिए हैं, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए लिरी जैसे आप वो छोड़ दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप इसको देख लीजिए। त वर्ग जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, त वर्ग पूरा बाबू आपका कह सकते हैं दंत से ही बोला जाता है। और साथ ही साथ ल हो गया और स, ये दोनों जो भी हैं तलस, यानी इसको आप याद रखने के लिए ट्रिक भी अपना सकते हैं। दंत के लिए तलस यानी त वर्ग पूरा, और ल भी आएगा, और डंटी सो यानी स भी आएगा पूरा, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं ऊँट से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण हो रहा है ऊ। ऊ आ रहा है ना, आप करके बोल के देखिए, ऊँट से जा रहा है इसका आवाज़, तो ऊँट से उसको कहा जाएगा। प वर्ग पूरा आपका किस में आएगा, ऊँट से बोला जाएगा। तो बहुत आसान है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। नासिक अब समझते हैं, नासिक क्या होता है, नाक और मुंह की सहायता से जिनका आवाज़ आता है। तो देखिए जितने भी आपके अनुस्वार होते हैं ना, जैसे आपको कई बार देखिए संसार लिखा रहता है, संस्कृत लिखा रहता है, उस पे बिंदु आते हैं, तो वो नासिक में आते हैं, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पे अ लिखा हुआ है अनुस्वार, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिक होगा। अंग जो लिखा हुआ है इसका जो उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा, ये हमारा नासिक होगा। इया जो लिखा हुआ है अंग, अड़ा लिखा हुआ है, न लिखा हुआ है, म लिखा हुआ है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिक होगा। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, अब ध्यान दीजिए, आइए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे 7 नंबर जो हम लोग का है कंठ और तालु। देखिए कंठ और तालु को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ तालव्य भी कहते हैं। कंठ और जो तालु दोनों मिलकर बोला जाता है ऐ ऐ। जब ए दोनों का आप बोल के देखिए, इसमें कंठ प्लस तालु दोनों का सहायता लिया जा रहा है। इसलिए कंठ तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण ए और ऐ दोनों आते हैं यहाँ पे स्वर वर्ण, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं 8 नंबर जो है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य का अर्थ क्या है, कंठोष्ठ्य का अर्थ है कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है। ओ आप बोल कर देखिए, ओ आप कंठ का भी सहायता ले रहे हैं और ओठ का भी ले रहे हैं। कंठोष्ठ का अर्थ होता है कंठ प्लस ओठ, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसे कंठोष्ठ कहा जाता है। ऐसे दो ही वर्ण है जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, वो है ओ और औ, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद दंतोष्ठ जो होते हैं, दंतोष्ठ क्या होते हैं, दंत प्लस ओठ, ये कौन से होते हैं, तो वो दंत और ओठ से जो बोला जाता है उसे दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसमें कौन होगा, तो इसमें व होगा, व, ठीक है। इसे व आप बोल कर देखिएगा तो दंत और ओठ दोनों की सहायता लिया जा रहा है। और यहीं तक आपका था यह वीडियो, लेकिन अब इसमें मैं क्या किया हूँ कि इसमें एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सीरीज जोड़ दिया हूँ, जो कि आपको इस पे पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाए तो आपको अभी के लिए सभी चीज़ें याद हो जाएंगे। तो मैं उस ऑब्जेक्टिव की सीरीज को भी इस वीडियो में जोड़ दे रहा हूँ, आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं, जो कि 2010 के बाद से 2023 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो हम सभी का पहला प्रश्न है, ई वर्ण क्या है, ई वर्ण क्या है। तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अंतःस्थ, ऊष्म। तो देखिए छोटी जो ई थी ना वो लघु स्वर थी, ठीक है, या फिर ह्रस्व स्वर थी। जबकि बड़ी ई क्या है, वो दीर्घ स्वर होगी, ठीक है। तो ये देखिए 2020 का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, बड़ी ई हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर, ठीक है। द का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, आप देखिए त थ द ध, ठीक है, ये जो आ रहा है दंत से आ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2020 का प्रश्न है। उसके बाद से और भी पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और भी यहाँ पे ये पूछे जा रहे हैं
कि आप बताइए मुझे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताइए कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? आधा हो जाता है, चौथाई हो जाता है, तिहाई हो जाता है, संपूर्ण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था ना, आधा हो जाते हैं। और हिंदी वर्णों में कितनी संख्या होती है? हिंदी के वर्णों में कितनी संख्या होती है? तो मैंने आपको बताया था टोटल कितना? 44। 44 किस प्रकार से? तो 11 स्वर्ण वर्ण के और 33 किसके? व्यंजन वर्ण के होते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण अभी मैंने आपको बताया था, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है, अगला चलते हैं, ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ग मैंने बताया था क वर्ग का है, तो क वर्ग का उच्चारण कितना क्या होता है? सब कंठ से होता है। तो कंठ कहीं दिया है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसमें? च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ गया? प्रश्न कहाँ गया? 1 मिनट। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, ये रहा। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। तालव्य यानी तालु को ही कहा जाता है, याद रख सकते हैं। ठीक है, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ट वर्ग का बताया था मैंने आपको, मूर्धा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। त वर्ग का उच्चारण बताइए। तो त वर्ग का उच्चारण क्या होता है? दंत होता है। अगला प्रश्न है हम सबका, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर समझते हैं आप लोग? दीर्घ स्वर जो, देखिए पहले तो लघु स्वर कितने होते हैं आप याद कर लीजिए। ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और यही होते हैं आपके लघु स्वर। लेकिन दीर्घ स्वर क्या है इसमें? अय है। ठीक है, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या हो सकता है? अंग का उच्चारण स्थान क्या था? देखिए सही उत्तर जो होगा, कंठ नहीं होगा, नासिक होगा। यहाँ पे जितने भी, जैसे क हो, क वर्ग के लास्ट वाले अक्षर, जैसे ण, इ, न, म, न, इन सब का उच्चारण स्थान नासिक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। व का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने अभी लास्ट में बताया था आपको, दंतोष्ठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। और भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ, देखिए प वर्ग का आ रहा है, तो प वर्ग का जितना भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न था हम लोग का। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे प्रश्न संख्या हम लोग का है 16। छ का ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? मूल स्वर, घोष वर्ण, तालव्य वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? तो को, क और क्या मिले हुए थे इसमें? स मिले हुए थे, आपको मैंने पहले ही बता चुका था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है, ध्यान दीजिएगा। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जो स है ये, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा होता है। आप जाकर वीडियो में पीछे देख सकते हैं। ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है, याद रखिएगा। ठीक है, स ह को क्या कहा जाता है? इन सबको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हम सभी का, छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं? इन सब को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये है हम सभी का, अगला प्रश्न हम सभी का ये है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? वो कंठ होता है। अगला प्रश्न है, उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? सीधी सी बात यह है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ऊंट होता है, ओष्ठ जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हम सभी का, लास्ट हम लोग का प्रश्न 26 संख्या तक रहेगा हम सभी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है हमारा, 25 नंबर जो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है, 23 नंबर, न, म, न का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका सही सा उत्तर होगा नासिक। मैंने आपको बताया था। ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है, ह बोल के देखिए। ठीक है, तो कंठ से आवाज आएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है हम सभी का एक और, 25 नंबर। 25 के साथ साथ हम लोग 26, 27 भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद से लास्ट हम लोग का प्रश्न यहीं तक रहेगा, नहीं नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 से 25 है। य और स का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने आप सभी को बताया था, य और जो स का उच्चारण स्थान होता है तालु से होता है। बोल कर देख सकते, तालु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ल स का उच्चारण स्थान है, ल स का, ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है?
दंत से होता है। आप बोल कर देखें, शेयर करें और आप सभी का धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में संज्ञा के।